म्यूकोरमाइकोसिस, काली बुर्सी, ब्लैक फंगस, क्या है ये? क्या ये पहले से ही था या कोविड के वजह से शुरू हो गया? किसे हो सकता है? क्या लक्षण है? शरीर के कौन सी जगह पर यह बुर्सी पाई जा सकती है? क्या म्यूकोरमाइकोसिस के अलग प्रकार है? क्या यह संसर्गजन्य है? कौन सी टेस्ट जांची जाती है इसके लिए? कहाँ पे इलाज करवाया जाता है? इसका कोई इलाज है? अगर इसे अनदेखा कर दिया जाए या ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो क्या हो सकता है? रिस्क, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट क्या है? ऐसे कई प्रश्न मेरे दिमाग में बहुत आ रहे थे, आपके भी दिमाग में उठ रहे होंगे। मैं मनीषा धोपेश्वरकर, आप जुड़े हैं मनीषा's माइंडस्क्रिप्ट के साथ। अधिक जानकारी या सही जानकारी, चलो जानते हैं डॉक्टर सुधीर भालेराव जी के साथ, जो कि ईएनटी प्रैक्टिशनर है सिंस 1995 और जो ऐसे कई मरीजों को देख चुके हैं और इलाज कर रहे हैं उनके भालेराव ईएनटी हॉस्पिटल में। चलो जानते हैं और समझते हैं म्यूकोरमाइकोसिस को। डॉक्टर सुधीर भालेराव जी, आपका पुनः स्वागत है इस सेशन में। सबको सादर प्रणाम। थैंक यू मनीषा जी। म्यूकोरमाइकोसिस मतलब जो काली बुर्सी जो है, ये हमारे देश में जो है ये जनवरी से शुरुआत हुई है इसकी। पर ये जो काली बुर्सी जो है, इसका संक्रमण जो है, इसका संसर्ग जो है, ये बहुत सालों से, ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये काफी पुरानी बीमारी है और इसका जो इलाज है ये परिपूर्ण है, हम सबको पता है और हम सब ये फॉलो भी कर सकते हैं। पर ये कोविड के इसमें इतनी जो काली बुर्सी का जो प्रभाव है ये क्यों आया है, इतने केसेस क्यों बढ़ गए हैं, इसका प्रमाण क्यों बढ़ गया है, ये देखना बहुत जरूरी है। इसमें हम क्या क्या खबरदारी ले सकते हैं, कैसे अप्रोच हो सकते हैं, एक सिंपल प्रेजेंटेशन में हमने ये तैयारी की है। I'll just share my screen. या जो मैंने ये टाइटल दिया है कहर, ये सचमुच कहर ही है। जैसे मैंने बताया कि जो कोविड की महामारी है उसमें ये अलग और एक नया किस्म का कहर है जिसको हम काली बुर्सी बोलते हैं। तो एग्जैक्टली ये काली बुर्सी क्या है, थोड़ा हम समझ लें। काली बुर्सी का मतलब होता है म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये हमारा मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसको हम काली बुर्सी बोलते हैं। एक म्यूकोरल समूह है, ये इसका एक प्रकार है। भारत में जो अभी दिखाई देने वाली बुर्सी है, इसका जो नाम है इसको हम राइजोपस ऐसे बताते हैं और ये इसी समूह का प्रकार है। तो आप देखेंगे कि ये जो दो चित्र हैं, ये फंगस है, ये काली बुर्सी है। पर आप बोलेंगे कि ये तो पीला सफेद दिख रहा है, फिर ये काली कैसी हो गई, इसको काली बुर्सी क्यों बोलते हैं? तो एक्चुअल म्यूकोरमाइकोसिस, ये बुर्सी जो होती है ये काली नहीं होती है, इट इज नॉट ब्लैक। ये जो बुर्सी है ये हमारे शरीर में जब जाती है वहां पे जो अवयव है, जो चमड़ी है, जो नाक के अंदर के जो साइनसेस हैं, ये सड़ जाते हैं। वहां पे हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है ये बंद हो जाता है और वो अवयव जो है वो सड़ जाने की वजह से वो काली पड़ जाती है। वहां पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, वहां पे खून का प्रवाह या खून का दौरा जो बोलते हैं वो वहां पे नहीं होता है, वो खंडित हो जाता है और वो जो जगह है वो काली पड़ जाती है। इसलिए इसका नाम जो है वो काली बुर्सी ऐसा पड़ गया है। सो ये जो राइजोपस है ये इसी समूह का प्रकार है और हम भारत देश में अभी देख रहे हैं कि काफी लोग संक्रमित हुए हैं इस काली बुर्सी से। तो इसके संसर्ग के मार्ग कौन कौन से, ये क्यों हो रहा है और ये भारत में क्यों?
बाहर जग भर जो है, बाहर के देशों में इतना प्रभाव उसका नहीं है। तो इसका संसर्ग जो है, ये श्वसन मतलब हम जो सांस लेते हैं रेस्पिरेशन से होता है, इसको हम स्पोर्स बोलते हैं, कण बोलते हैं। ये हमारे सांस में से हम जो ब्रीथ करते हैं उसमें से नाक में जाते हैं, नाक में फैल जाते हैं, साइनसेस में जाते हैं। दूसरा मार्ग जो है वो खाने से, तो हम खाने में भी वो स्टमक में जा सकता है, पेट में जा सकता है और उसका संसर्ग हो सकता है। तीसरा जो मार्ग है वो जख्म से। हमारे शरीर में कोई भी अगर जख्म हो जाए और वहां पे अगर प्रॉपर हम केयर नहीं लेंगे, निगाह नहीं रखेंगे, तो वो जख्म जो है वहां पे बुरसी हो सकती है और वो बुरसी का संक्रमण हमारे शरीर में हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि बुरसी का अस्तित्व जो है ये पर्यावरण में बहुत है, जैसे मिट्टी, गोबर, कचरा, बासी व सड़ा खाना, इस सब में बुरसी है। अगर आप राइट साइड के चित्र देखेंगे तो ये जो पीला दिख रहा है गोबर का, ये जो है इसमें भी काफी फंगस होता है और हमारे हर गांव में ये कॉमन चित्र है जो हम देखा जाए या पाए जाते हैं। ब्रेड, फल और ये मिट्टी में भी ऐसे जो है खनिजों में यहाँ पे बुरसी का संक्रमण हो सकता है। बुरसी का संक्रमण तो हमने देखा, पर ये जो बीमारी जो है इसका संक्रमण हमको कैसे होता है? तो हमारी जो रक्त वाहिकाएं हैं, इसकी जो बाहरी आवरण है उसमें पहला संक्रमित हो जाता है। तो रक्त वाहिका जो है ये विफल हो जाती है। विफल कैसे होती है? तो उसमें जो खून की गुठली बन जाती है, जो ब्लड फ्लो हम बोलते हैं, खून का दौरा जो बोलते हैं, ये बंद हो जाता है। तो वो जो रक्तवाहिनी है वो विफल हो जाती है। अब जब ये रक्तवाहिनी विफल हो जाती है तो ये रक्तवाहिनी जहां पे जाती है, जिस अवयव को जाती है, वो अवयव, वो चमड़ी, वो नस, वो हड्डी सड़ना शुरू हो जाती है। नाक, आंखें, साइनसेस, इसमें खून का दौरा बंद हो जाता है और फिर वहां ये संक्रमण बढ़ जाता है। काली बुरसी का संक्रमण ये किसको हो सकता है? ये बुरसी का संक्रमण के प्रमाण जो है ये स्त्री और पुरुषों में समान है। ये बुरसी जो है ये कोई जात पात, धर्म, अमीर और गरीब नहीं देखती, ये सभी को हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। मात्र प्रतिकार शक्ति कम व्यक्तियों में ये ज्यादा पाई जाती है और जैसे मधुमेह, कर्क रोग, फेफड़ों की बीमारी, टीबी, खून की कमी इत्यादि, ऐसे मरीजों में ये ज्यादा पाई जाती है। रोग का जो प्रसार है इसका कैसा विश्लेषण है? तो ये कोविड के बाद में शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं। नाक की जो अंदर की चमड़ी होती है हमारी, वो खराब हो जाती है, वहां पे सूजन आ जाती है, रोग प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है, शरीर में शक्कर का प्रमाण बढ़ जाता है और मधुमेह मरीजों में शक्कर का प्रमाण जो है वो अनियंत्रित हो जाता है। शरीर में लोह का प्रमाण बढ़ जाता है। लोह का प्रमाण जो बढ़ना है, ये कोविड की एक विशेषता है कि कोविड में लोह का प्रमाण बढ़ जाता है। अब अगर देखेंगे तो जो बुरसी है इसका खाद्य क्या है, उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो ये जो शक्कर है और लोह जो है हमारे शरीर में, ये उसका खाद्य है और इसी वजह से उसका जो संक्रमण, उसका प्रसार जो है वो ज्यादा हो जाता है, वो फैल जाता है। कौन कौन से प्रकार है ये काली बुरसी के? काली बुरसी के काफी प्रकार है। पेट का काली बुरसी हो सकती है, दिमाग, साइनसेस, नाक, जिसको हम राइनोसेरिब्रल बोलते हैं, उसकी हो सकती है, फेफड़ों की हो सकती है। तो ये जो है इसमें सबसे जो कॉमन है, सबसे जो प्रचलित है, वो राइनोसेरिब्रल है। इसका मतलब क्या है? राइनो नाक, ऑर्बिटल मतलब आंखें और दिमाग, ये जो तीनों का जो है इसको हम राइनोसेरिब्रल बोलते हैं, जिसमें नाक, साइनसेस, आंखें, तालू और दिमाग का संक्रमण होता है। अगर आप देखेंगे तो फिलहाल महाराष्ट्र में 3000 से ज्यादा मरीजों पर इलाज शुरू है।
ये बीमारी के संकेत और लक्षण क्या है? तो नाक बंद हो जाना, नाक में से रक्त मिश्रित स्राव आना, चेहरे पर सूजन आना या दर्द होना, आंखों के बाहर सूजन आना, दर्द होना, दिखाई कम देना, डबल दिखना, धुंधला सा दिखना, ये सब जो है ये इस बीमारी के संकेत और लक्षण हैं। आप इस चित्र को अगर देखेंगे तो ये आंखों में सूजन आ गई है, चेहरे पे सूजन आ गई है। और भी क्या संकेत और लक्षण है? तो तालू को जख्म हो जाना, सर दर्द, दांत दर्द, बुखार आना। ये आप चित्र देखेंगे तो इस व्यक्ति को तालू पे यहाँ पे छेद हो गया है और यहाँ पे आप अल्सर देख रहे हैं, जख्म हो गई है। तो ये जो है ये काली बुरसी का संक्रमण है। इस चित्र में आप अगर देखेंगे तो ये दूरबीन नाक में डाली हुई है और ये दूरबीन से जो चित्र देख रहे हैं ये सड़ा हुआ भाग है। ये जो सड़ा हुआ भाग है वो क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ पे जो रक्त जो है, रक्त वाहिका खंडित हो गई है, विफल हो गई है और इस वजह से ये काली बुरसी जैसी दिख रही है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे काली बुरसी ऐसा रखा गया। अगर लक्षण दिखे तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लेना है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। कान नाक गले के डॉक्टर से जाके जांच करवाना है। मधुमेह है तो फिजिशियन की सलाह, यानी जो एमडी डॉक्टर होते हैं उनकी सलाह लेना जरूरी है। खून की जांच करनी जरूरी है, काफी जांच होती है। और कहाँ पे संक्रमण हुआ है ये हमें इस सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन के द्वारा हमको पता चल जाए, तो ये भी जरूरी है। तो सबसे पहले जो है ये 1 by 1 जो है हम ये करना जरूरी है। पर ये बीमारी जो है ये म्यूकोरमाइकोसिस ही है या काली बुरसी है, ये इसका निदान कैसे होता है? तो इसका जो डायग्नोसिस है, जो निदान है, ये दूरबीन से नाक की जांच होती है। कान नाक गले के डॉक्टर ये करते हैं। नाक से हम अंश निकालते हैं अथवा स्त्राव निकाल के बुरसी के कुछ विशेष जांच होती है, उसके लिए भेजा जाता है। ये जो विशेष जांच है इसकी रिपोर्ट 2-3 दिन में आ जाती है। अगर आप यहाँ देखेंगे इस चित्र से तो ये दूरबीन नाक में डाली हुई है जो हम देखते हैं। दोबारा ये चित्र दिखा रहा हूँ, ये जो भाग है ये हम निकाल सकते हैं दूरबीन से। निकालने के बाद में इसको हम भेज सकते हैं जांच के लिए। जब हम जांच करते हैं, ये जो पैथोलॉजिस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो जांच करते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक जो जांच में ये बुरसी ऐसे दिखती है, इसको हम हाइफे बोलते हैं और ये स्पोर्स है। एक बार हमको पता चल गया कि ये म्यूकोरमाइकोसिस है, ये काली बुरसी है और इस मरीज को काली बुरसी का संक्रमण हो गया, तो इसके बाद में हमें क्या करना चाहिए और इसका इलाज जो है ये इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि ये कैसे होता है। तो इलाज जो है ये 2 तरीका होता है, एक तो मेडिकल इलाज होता है और एक शल्य चिकित्सा होता है या सर्जिकल हम बोलते हैं, ऑपरेशन। मेडिकल इलाज क्या होता है? सबसे पहले तो अनियंत्रित मधुमेह जो है, डायबिटीज जो है, उसको नियंत्रित करना। तो आपको आपके फिजिशियन जो एमडी डॉक्टर है, डायबिटीज के जो डॉक्टर हैं, उनसे सलाह करना है और वो शुगर जो है उसको कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है। अगर हम शुगर कंट्रोल में लाएंगे तो ऐसे भी खाद्य जो मिल रहा है बुरसी को वो खंडित हो जाता है। बुरसी के विशेष औषधि होती है वो शुरू करना बहुत जरूरी है। तो ये कौन से औषधि है? ये इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी, पोसाकेनाजोल और ये आइसोकेनाजोल करके इंजेक्शंस होते हैं और इसके कुछ दवाइयां भी है। तो ये जो दवाइयां भी है ये टैबलेट फॉर्म में भी होते हैं और इंजेक्शन फॉर्म में भी। अब मैं थोड़ी जानकारी आपको ये इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी के बारे में देता हूँ। इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी बहुत तरह से आती है। सबसे पहले तो एक पाउडर फॉर्म में आती है, जो पाउडर फॉर्म वाली जिसको हम क्रिस्टलाइन बोलते हैं या प्लेन बोलते हैं एम्फोटेरिसिन बी, ये काफी सस्ती है। ये करीबन एक इंजेक्शन जो है 50 मिलीग्राम की, ये 300 रुपए की आती है। दूसरा जो टाइप है वो है इमल्शन वाला, वो पहले से ही पाउडर फॉर्म में नहीं पर ये लिक्विड फॉर्म,
इमल्शन फॉर्म में आती है। और ये जो टाइप है ये करीबन 3 से 4 हजार रुपए तक आ जाती है। और तीसरा टाइप जो है जिसको हम लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी बोलते हैं। अभी ये लाइपोसोमल का मतलब क्या होता है? लाइपोसोमल का मतलब होता है जो इंजेक्शन होते हैं उसको एक चर्बी का आवरण दिया गया होता है, फैट का, लिपिड का आवरण दिया गया होता है, कवरिंग, कोटिंग, जो भी आप बोलेंगे, तो ये उसका उसी लिए दिया गया, जिसको हम लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी बोलते हैं। तो अब ये 3 टाइप की जो है इसकी जरूरत क्या है? जो क्रिस्टलाइन, जो सबसे सस्ती वाली है, वो काफी घातक दवाई है। ये घातक क्यों है? क्योंकि इसकी दुष्परिणाम जो है ये हमारे किडनी, मूत्रपिंड, लीवर और हृदय पे होता है। ये इंजेक्शन जो है इसकी वजह से किडनी फेल हो सकती है। इसके लिए कहीं फॉरेन कंट्रीज में, बाहर के कंट्रीज में, ये देशों में ये बैन हो गया। तो जो क्रिस्टलाइन वाले, पर हमारे भारत में ये अभी भी चालू है। तो ये घातक ना हो, ये इंजेक्शन किडनी पे ना हो, लीवर पे ना हो, इसके लिए जो लाइपोसोमल जो है, जिसको हमने बताया कि वो चर्बी का आवरण दिया गया हुआ है, वो सबसे बेस्ट है। पर उसकी कॉस्ट भी उतनी है। वो एक इंजेक्शन जो 50 मिलीग्राम का है वो 7,000 से 8,000 रुपए तक है। पर ये देना बहुत जरूरी है। अब सवाल है कि कितने इंजेक्शन दिए जाते हैं। वजन के हिसाब से पेशेंट को, मरीज को करीबन 2,500 से लेकर 3,000 मिलीग्राम तक ये इंजेक्शन देना जरूरी है, रोज के 300 मिलीग्राम। तो पेशेंट को करीबन 50 से लेकर 60 इंजेक्शंस की जरूरत पड़ सकती है। जो लाइपोसोमल अगर हम लेने की कोशिश करेंगे तो ये जो खर्चा जो होता है वो काफी हो जाता है, काफी बढ़ जाता है। ये रहा हमारा इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन या मेडिकल ट्रीटमेंट या विशेष औषधि के बारे में मैंने बताया। और क्या क्या है? तो औषधि मिश्रित पानी से नाक धोना, बाफ लेना, पर ज्यादा नहीं, दिन में एक बार, पौष्टिक आहार का सेवन करना, नियमित व्यायाम करना, ये तो सब जरूरी है हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। दूसरा इलाज मैंने बताया है वो शल्य चिकित्सा, मतलब ऑपरेशन। ऑपरेशन में हम क्या करते हैं? तो ऑपरेशन हम रोग में पीड़ित अवयव जो होता है, मतलब नाक के अंदर की चमड़ी, साइनसेस, नाक की हड्डी, आंख, ये अगर इसमें पीड़ित हो गए हैं तो ये अवयव को हम पूरी तरह निकाल दें, पूरी तरह निकाल दें। ये हमको कैसे पता चल जाता है कि ये पीड़ित हुई है? तो ये जब हम एमआरआई या सीटी स्कैन करते हैं तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि वो अवयव विफल हो गए, फेल हो गए, या इसमें ये सड़ गए हैं कि नहीं गए। और उसके हिसाब से जो ऑपरेशन जो है वो हम करते हैं। आप अगर देखेंगे तो ये जो साइनस है इस तरफ का और तालू है पूरा निकाला गया हुआ है। ये साइनस के अंदर का चित्र है। यहाँ पे आप देखेंगे साइनस ओपन करने के बाद में पस आ रहा है, पीप आ रहा है। ये जो है ये आंख है, जो अंदर से हम जो बीमारी निकल दी है और ये आंख दिख रही है। तो हमको क्या खबरदारी लेनी चाहिए? पर इसके पहले मैं ये बताता हूँ कि ऑपरेशन जरूरी है। अगर जरूरी है तो क्यों जरूरी है? जब हमने म्यूकोरमाइकोसिस, कोई पेशेंट को, कोई मरीज को अगर म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता है तो उसका जो इंजेक्शन हम देते हैं वो कम से कम देना पड़ता है। अगर हम ऑपरेशन नहीं करेंगे और जो अंदर की जो बीमारी है उसको नहीं निकालेंगे तो हमको डोज जो है वो इंजेक्शन का काफी ज्यादा लेना पड़ता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो फंगस है, काली बुर्सी है, उसका लोड हम कम कर देते हैं। अगर हम 100% में से 80% अगर वो काली बुर्सी निकाल देंगे तो सिर्फ बच जाती है 20%। तो ये 20% जो है वो दवाई काम करेगी और वो अच्छी तरह काम करेगी। इसलिए ऑपरेशन जो है वो बहुत जरूरी है, सर्जरी जो है वो बहुत जरूरी है, वो करना जरूरी है। तो हम क्या खबरदारी ले सकते हैं? हमेशा याद रखना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब
इलाज से बेहतर रोकथाम है। तो खबरदारी लेना है। कोविड हो गया, डरना नहीं है, डॉक्टर की सलाह लो, इलाज करो। मधुमेह है, नियमित शक्कर का प्रमाण चेक करो। अगर मधुमेह नियंत्रित होगा तो काली बुर्सी का संक्रमण नहीं होगा। स्वच्छता रखो, रोग मुक्त रहो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मनीषा जी, I would like to tell you one more thing. This Yes. is my favorite picture. ये मेरी फेवरेट पिक्चर, ये दक्षिण ध्रुव का चित्र है। Okay. जहाँ पे मैं और मेरी पत्नी डॉक्टर माया, हमने हमारा तिरंगा लहराया था। Right. धन्यवाद। Very nice. Yeah, very nice. Well, डॉक्टर, सही में ये तो बहुत कहर है, ये म्यूकोरमाइकोसिस। Yes, yes. क्या ये संसर्गजन्य है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये कैसा होता है कि अगर आप देखेंगे कि हमारे किचन में भी ये फंगस होता है। कैसे? अगर आप प्याज देखेंगे, प्याज के जो छिलके होते हैं उसमें काला काला होता है, देखो लगा होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो प्याज में जो काला लगा होता है, ये भी फंगस है, ये बुर्सी है। ओके, पर हमारी अगर प्रतिकार शक्ति अच्छी है, हमारे कोई बीमारी नहीं है, हमारे में डायबिटीज नहीं है, मधुमेह नहीं है, तो ये इसका संक्रमण हमको नहीं हो सकता। सर, आप बार बार वही वो बता रहे हैं कि मधुमेह जिनको है उनको बहुत घातक हो सकता है। ये सही है? बहुत ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल। कैसा होता है कि ये जो बुर्सी जो है, ओके, ये डायबिटीज जो पेशेंट्स है, ओके, इसमें करीबन 96% डायबिटीज पेशेंट में होता है, मधुमेह पेशेंट में होता है। और खाली बचे हुए 4% जो है, 4%, ओके, 4% लोगों में जिनको डायबिटीज नहीं है उनको हो सकता है। और भी कई मतलब कॉज हो सकते हैं क्या इसके? जैसे इसमें मतलब ब्रेन इन्फेक्शन तक हो सकता है, या पैरालिसिस या डेथ भी हो सकती है? मैं बताता हूँ। जैसे मैंने आपको टाइप बताया है, जो सबसे कॉमन, सबसे प्रचलित जो है, इसको हम राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। राइनो का मतलब होता है नाक, ऑर्बिटल का मतलब होता है आंखें, और सेरिब्रल का मतलब होता है दिमाग। तो ये तीनों पे यहाँ पे ये संक्रमण हो सकता है। पर इसके स्टेप्स होते हैं। ये सबसे पहला संक्रमण नाक में होता है, फिर नाक से जाके वो आंख में जाती है, और आंख से जाके फिर वो दिमाग में चली जाती है। तो सबसे इनिशियल स्टेज में जब मतलब नाक से शुरू होता है, तो क्या मतलब जैसे हमें या खुजली होती है, सर्दी होती है, उसके अलग बताया हमारे स्लाइड में, राइट? जो सबसे पहला क्या होता है कि नाक बंद हो जाना, नाक में से रक्त मिश्रित स्राव बाहर आना, ओके, और बास एक प्रकार की दुर्गंधी आना। तो ये जो चित्र है, ये जो लक्षण जो है, ओके, ये सब हमारी ये काली बुर्सी की तरफ जाते हैं। सर दर्द होना, चेहरे पे दर्द होना, आंखों में सूजन आना, साइनसिस दर्द होना, ये सभी इसके संक्रमण के लक्षण हैं। नीलेश जी को कुछ सवाल पूछना है। या यस, नीलेश जी। संदीप जी, आप कह सकते हैं कुछ? हेलो। हाँ सर। सर, मेरा एक सवाल है कि हम जो अभी काली बुर्सी के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ, तो कोविड का और काली बुर्सी का मतलब कुछ रिश्ता है? मतलब कि कोविड के टाइम ही मतलब उसका ज्यादा आया है, या कोविड का 19, या फिर कोविड का जो टीका है वो टीके का कुछ रिश्ता है क्या इसका? नहीं, टीके का नहीं है, ये टीके का नहीं है।
ये कोविड-19 बीमारी का जो है, इससे जरूर इससे जुड़ा हुआ है ये। मैंने एक स्लाइड में बताया, देखो कि कोविड-19 के वजह से हमारा जो फेरेटिन लेवल है, जो लोह है, वो बढ़ जाता है। ओके, और लोह जो बढ़ जाता है, प्रतिकार शक्ति काफी बदलाव हो जाते हैं। ओके, लोह बढ़ जाता है, प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती कम हो जाती है, हमारी जो शक्कर के प्रमाण जो है शरीर में वो बिगड़ जाते हैं, वो अनियंत्रित हो जाते हैं। तो ये सभी जो है, ये फेवरेबल कंडीशन है ये फंगस के लिए, फंगस को अटैक करना। ओके। और सबसे मेन क्या है कि रक्त वाहिनी का जो आवरण होता है उस पर अफेक्ट होकर कोविड की जो जंतु होते हैं उस पर अफेक्ट करता है। इसको हम थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमेनन बोलते हैं। तो ये खून की रक्त गुठलियां तैयार हो जाती है, और ये जो गुठली तैयार होने के बाद में जहां पे ये खून की रक्तवाहिनी जा रही है वो प्रवाह खंडित हो जाता है, तो वो अवयव जो है वो विफल हो जाते हैं, वो सड़ जाते हैं, तो वहां पे ये फंगस डेवलप हो जाता है। ओके ओके। और एक सवाल है इसी के दौरान, हम जो अभी काली बुर्सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक व्हाइट बुर्सी भी है ना, एक्चुअली उसमें कुछ दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? हाँ, मैं बताता हूँ। ये जो नाम दिए हुए है ना, ये एक्चुअली नहीं है वैसा। मैंने आपको एक चित्र दिखाया था जिसमें फंगस जो है वो काली नहीं थी। ओके ओके ओके। हाँ, स्पोर्स थे देखो काफी उसमें। तो ये जो ये फंगस ये काली नहीं है, बेसिकली वहां पे जो अवयव जो जगह है, जो चमड़ी जो है वो सड़ जाती है, और सड़ने के बाद में वो काली गिर जाती है। ब्लड सर्कुलेशन नहीं है ना वहां पे। हाँ, वो इसलिए उसको काली बुर्सी बोलते हैं। और जो आप जो बोल रहे हैं व्हाइट बुर्सी, ये तो ये प्रकार है, जैसे मैं बताता हूँ, कैंडिडा करके हम बोलते हैं, कैंडिडियासिस। तो ये जो कैंडिडा जो है, आप एक काम करो, आप एक ब्रेड जो है ये आप रखो किचन के ओटे पे, एक 3-4 दिन रख दो। ओके, और फिर आप देखो उसमें जो है वो फंगस डेवलप हो जाता है। तो वो व्हाइट प्रकार का भी होता है, ब्लैकिश होते हैं, तो ये अलग अलग टाइप के। ओके ओके, थैंक्स डॉक्टर। या और कोई प्रश्न? आई गेस नीलेश जी देशमुख को पूछना होगा। या नीलेश जी? Manisha ji, I think he's not there. Any questions from your side, Manisha ji? वेल आपने सही में वो पूरी स्लाइड जो थी वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी। आई गेस उनका माइक्रोफोन अनम्यूट हो गया है। नीलेश जी, आपको अगर कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं। और चैट में लिख सकते हैं, आई कैन आस्क। ओके, जब तक वो मतलब लिख रहे तो मेरा और एक सवाल है डॉक्टर आपके लिए। आपने जो बोला कि जो इन्फेक्शन जो है इसका, ये हमारे नाक से शुरू होता है, राइट? तो अगर मतलब नाक के लिए अभी जो हम लोग ये करते हैं योगा में, जलनीति करके एक प्रकार जिसमें हम लोग मतलब नाक की स्वच्छता के लिए वो ज्यादा प्रयोग में लाते हैं। तो इससे क्या हम लोग बच सकते हैं अगर हम लोग ने ये अगर हमने अपनाया तरीका? तो नहीं, आप जरूर कर सकते हैं। जलनीति और ये जो प्रकार है आप जरूर कर सकते हैं। नाक क्लीन कर सकते हैं, दिन में एक बार आप बाफ ले सकते हैं। ओके, बेसिकली। लेकिन क्या होता है कि अगर कोई मरीज को पहले से साइनस की तकलीफ है, या उसकी नाक की हड्डी टेढ़ी है, या उसको एलर्जिक प्रॉब्लम है, तो उसको ये फायदा नहीं होगा, उसको ये ज्यादा नुकसान हो जाएगा इसमें। क्योंकि जो हम जल नीति करते हैं तो बराबर तरीके से अगर करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर गलत हो जाएगा तो साइनस में ये लिक्विड या फ्लूइड जो है, पानी जो है, वो वहां जाके स्टैग्नेट हो सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है। हमारे क्लिनिक में काफी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो साइनोसाइटिस उसको दिख रहा है, और मैं जस्ट पूछता हूँ
कि आपने कुछ किया है जल नीति वगैरह या कुछ ऐसा कि हाँ डॉक्टर मैं गए 1 हफ्ते से कर रहा हूँ, एंड ही हैज डेवलप्ड साइनोसाइटिस। तो इसके ये करना अच्छी बात है, लेकिन इसका तरीका जो है ये सही तरीका होना चाहिए करने का। ओके ओके। और एक सवाल इसी के बारे में है कि जो नाक की जो हड्डी हमारी ये बढ़ जाती है कभी कभी, तो ये नाक की हड्डी बढ़ना और ये म्यूकोरमाइकोसिस, इसका कुछ ये रिश्ता है? कोई नहीं। ये हड्डी जो बढ़ती है जन्म से होता है। अच्छा, ये जन्म से होता है, या तो फिर या कोई एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, आपको नाक को मार लग गया, नाक की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, तो वो टेढ़ी हो सकती है। ओके। और ये म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में अभी आपने कहा कि ये जो है इट इज अ क्यूरेबल डिसीज, राइट? यस। अगर ये क्यूरेबल डिसीज का मतलब है, एक मिनट आई टेल यू, इट इज क्यूरेबल, पर कैसा होता है कि ये काफी घातक बीमारी है। मतलब इसकी जो मोर्टेलिटी है, मृत्यु दर जो है, मृत्यु तक जाती है, ये 30 to 70% है सर। वो जो पार्ट इन्फेक्ट होता है वो कट ही करना पड़ता है, राइट? यस। और अगर ये दिमाग में चली गई तो इसका जो मोर्टेलिटी, मतलब जो मृत्यु दर जो है, वो ऑलमोस्ट 85-90%। यू कैन ऑल्सो गेट सीजर्स, राइट सर? यस, फिट्स आते हैं, यस। अच्छा, और आकड़ी आ सकती है। और एक आपने कहा कि म्यूकोरमाइकोसिस है, ये जो नाक से शुरू होता है, फिर वो आंखों तक जा सकता है, राइट? यस। हाँ, अगर आंखों के लिए अगर समझो कि अगर आंख हमारी इन्फेक्ट हो गई है तो इससे आंखों की रोशनी पर भी इसका असर हो सकता है? हाँ जरूर, यस। काफी पेशेंट्स हैं जो अगर हमको लेट प्रेजेंट हो गए, काफी यानी बाहर का कुछ अलग ट्रीटमेंट लिया है, ध्यान नहीं दिया है, तो आंखों तक जाती है। और अगर कोई पेशेंट की अगर आंखों की दृष्टि चली जाती है तो हमको वो आंख निकालना पड़ता है, राइट? सो मतलब कफ, फीवर, हेडेक या नेजल में कुछ कंजेशन या थ्रोट का भी कुछ भी हो तो इंस्टेंट लाइक इमीडिएटली अगर डॉक्टर को कंसल्ट करे तो कुछ समझ में आ सकता है, नहीं तो ये आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल। इसमें कैसा होता है ना, देखो वार्निंग साइंस में बताता हूँ 3 चीजें। वार्निंग साइंस क्या है? एक, कोविड हो जाना चाहिए उसको, मतलब एक उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए कि उसको कोविड हो गया था। ओके। दूसरा, डायबिटीज, ओके, जो मधुमेह अनियंत्रित है, यानी शुगर बढ़ गया है। मुझे 2 महीने पहले कोविड हो गया था, अभी शुगर मेरी 400 450 है, वार्निंग साइन। और तीसरा, सर्दी होने, मतलब जो साइनस की जो तकलीफ है, नाक बंद हो जाना, सर दर्द, सर्दी, अगर ऐसे हो गया तो ये जो है, ये तीनों जो साइंस है, कोविड, मधुमेह और साइनस की तकलीफ, तो ये सब जो है ये आपको ये म्यूकोरमाइकोसिस मतलब काली बुरसी की तरफ ले जा रहा है। ओके। अच्छा डॉक्टर, और एक सवाल है कि आपने कहा कि ये म्यूकोरमाइकोसिस है, ये हमारी नोज, आईज और हमारे जो मतलब ब्रेन तक जा सकता है, तो ये तीनों छोड़ के बॉडी के और हिस्सों में ये जा सकता है क्या? यस। इसमें 5 प्रकार होते हैं। तो एक प्रकार तो मैंने आपको बताया है। दूसरा जो प्रकार है सबसे कॉमन जो है वो फेफड़ों में जाना, मतलब लंग्स में, तो लंग्स का भी म्यूकोरमाइकोसिस होता है। फिर तीसरा जो प्रकार है वो आंतड़ियों का है, स्किन पर भी जाता है। फिर चौथा जो है वो स्किन का है, ओके। और पांचवा जो प्रकार है वो विशेष जो अवयव होते हैं, जैसे किडनी, लीवर, यहाँ पे उसका अफेक्ट हो जाता है, उसमें भी होता है। और एक जो डिसेमिनेटेड हम बोलते हैं, डिसेमिनेटेड का मतलब होता है कि इसका फैलाव जो है ये सारे शरीर में हो गया है, मतलब इट इज इन द ब्लड नाउ, इट इज गॉन टू ऑल द ऑर्गन्स। नीलेश जी, आपको कोई सवाल पूछना है सर? शायद वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे। सो इसमें और स्किन भी मतलब ब्लैकन ऐसे हो जाती है, राइट? यस। ब्लिस्टर्स।
स्किन ब्लैक हो जाना, हमने काफी एडवांस केसेस भी देखे हैं इसमें, जिसमें नाक के ऊपर की जो चमड़ी होती है वो भी पूरा ब्लैक हो जाए, वो भी पूरा ब्लैक। हाँ। ओके, तो ऐसे भी पेशेंट्स है जिसमें फिर वो पूरा ही अवयव जो है वो निकाल देना पड़ता है, प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है फिर ऐसे। बहुत ही कहरदायक है ये। और जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि करीबन 25 साल की जो प्रैक्टिस है टिल 2020, इसमें मैंने करीबन एक प्राइवेट इसमें 8 केसेस देखे हैं। हाँ। ये 25 साल में। हाँ। और अभी जनवरी से लेके अभी तक आई हैव सीन एटलीस्ट अराउंड 30 केसेस, 32 केसेस। तो आप सोच सकते हैं कि ये 5 महीने में और 25 साल में कितना फर्क है। देखो मतलब सर्दी से बचने के लिए, सर्दी से भी बचे, मतलब ज्यादा भीगना या ज्यादा सर धोना या तो है एब्सोल्युटली, वो तो है, वो भी छोटी छोटी चीजों में ख्याल रखना बहुत। कोविड नहीं होना यही एक, ये तो है। कोविड नहीं होना चाहिए। मधुमेह है तो रेगुलर चेक करना रहना चाहिए, आपका शुगर जो है वो नियंत्रित होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए, और स्वच्छता रखना बहुत जरूरी है। रूम जो है हमारी ये काफी वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए, हवेशीर होनी चाहिए। ये सब जो है ये केयर लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और फिर बाकी डॉक्टर और एक सवाल अभी, वैक्सीन लेना है, मास्क लगाना जरूरी है। ये संदीप जी। हाँ, और एक सवाल अभी मेरे भी दिमाग में आ रहा है कि अगर हम लोग अभी कोविड के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, तो कोविड का और म्यूकोरमाइकोसिस का एक रिश्ता अभी सामने आया है, राइट। तो ये कोविड अभी सेकेंड वेव में ही मतलब क्यों ये आ रहा है कि फर्स्ट वेव में तो हम लोग ने कहीं देखा नहीं था, तो सेकेंड वेव का और इसका क्या रिश्ता है? और थर्ड वेव में भी क्या इसका रिश्ता बढ़ सकता है क्या? इसका और जाके मैं बताता हूँ। इसका 2 कारण है। हाँ, इसका 2 कारण है। एक कारण ये है कि सेकेंड वेव जो आया है इसमें जो कोरोना वायरस जो है वो अलग है, इसको हम बीटा म्यूटेंट बोलते हैं। ये म्यूटेशन होके आया हुआ है। तो ये जो वायरस है ये पहले वाले वेव से ज्यादा घातक है। ओके, तो ये एक कारण है। और दूसरा कारण जो है कि जो भी हमने स्टेरॉइड्स दिए हैं, ओके, तो ये स्टेरॉइड्स देने की वजह से बाकी रेमडेसिविर, हायर एंटीबायोटिक्स, ओके, तो ये जो है इसका थोड़ा सा एब्यूज हुआ है, मतलब ज्यादा प्रमाण में दिए गए हुए हैं पहले से। इससे वजह से हमारी जो भी शुगर कंट्रोल जो है वो अनियंत्रित हो गई है। अनियंत्रित होने की वजह से ये जो जो है ये इस वेव में हमको मेरे ख्याल से देशमुख के प्रॉब्लम है, डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं। हाँ, वो नीलेश जी के इसमें आ रहे हैं। ओके, इधर उन्होंने चैट में क्वेश्चन लिखा हुआ है, बेसिकली दिस सब्जेक्ट ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस स्टार्टेड विद रेमडेसिविर abuse of not that, sorry. Mucormycosis is caused because of one, जो ये वायरस जो म्यूटेशन वाला है वो ज्यादा घातक है, थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेनन, हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब शुगर जो है वो अनियंत्रित हो जाना, शक्कर अनियंत्रित हो जाना, और तीसरा जो है वो फेरिटिन लेवल बढ़ जाना, मतलब आयरन लेवल बढ़ जाना। इससे व्यतिरिक्त जो है, इससे अलग तो रेमडेसिविर का भी रोल है उसमें थोड़ा बहुत, उसमें स्टेरॉइड्स है, उसमें बाकी जो ड्रग्स हैं वो सब है। Okay, so not only हमने रीजन वो नहीं है। नो हमने इतने पेशेंट्स देखे हैं जिनको कोई रेमडेसिविर नहीं मिला है, जो घर में क्वारंटाइन थे, ओके, जिनको ऑक्सीजन भी नहीं दिया गया हुआ है, ऐसे भी लोगों को बुरुसी हो गई है। Yes, Nilesh, you have any question? But first cases highlighted were due to remdesivir. Yeah, it was highlighted, but it was highlighted by media. Okay. So we are still evolving basically.
There are a lot of studies basically going on. So yeah, अभी मैं एक बताता हूँ. I'll tell you one more reason. Okay, फर्स्ट वेव में भी रेमडेसिविर दिए गए हुए हैं, तभी नहीं हुआ म्यूकोरमाइकोसिस. करेक्ट. तभी कोरोना था, रेमडेसिविर दिया गया हुआ है, पर म्यूकोरमाइकोसिस नहीं हुआ है. तो म्यूकोरमाइकोसिस अभी क्यों हुआ है? तो डिफरेंस इज ओनली वन इज दैट द कोरोना वायरस अभी का जो है वो म्यूटेशन वाला जो है वो ज्यादा घातक है. और सेकेंड थिंग जो है कि स्टीरॉइड्स का यूज ज्यादा हो गया है इस समय. इम्यून सिस्टम हैज गॉन डाउन. तीसरा जो है ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज जो हम बोलते हैं स्टीरॉइड की वजह से, और फेरेटिन लेवल जो खाद्य है. हम अगर देखेंगे, हमने देखा है कि जो फेरेटिन लेवल जो है, ये फेरेटिन लेवल बढ़ जाता है 2000, 2500, 3000 इतना तक गया हुआ है. Deshmukh sir is asking which steroid? Steroid is basically there are two types which is given, that is methylprednisolone एक होता है और एक डेक्सामेथासोन होता है. तो उसमें methylprednisolone जो है वो ज्यादा घातक, मतलब ये है, उससे शुगर कोई भी yeah, those we can prevent. Yes, of course we can prevent that. Okay, see, I'll tell you, doctors should judge which patient needs steroids. कौन से पेशेंट में स्टीरॉइड्स की जरूरत है ये देखना बहुत जरूरी है. अगर उसमें स्टीरॉइड्स की जरूरत है तो जरूर दें, पर जब स्टीरॉइड्स देंगे तो शुगर जो है, शक्कर जो है, इसका कंट्रोल करना, इसका चेकिंग करना रेगुलरली, ये बहुत जरूरी है. अगर वो डायबिटिक पेशेंट है, मधुमेह वाला पेशेंट है, तो उसको रेगुलरली चेक करना, और वैसे इंसुलिन और शुगर कंट्रोल जो है वो एग्रेसिवली करना है. तो शुगर बढ़ना नहीं चाहिए. अभी हमारे यहाँ जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनका 3 बार शुगर चेक होता है बिफोर ब्रेकफास्ट, फिर उससे हम वो इंसुलिन डिसाइड करते हैं, बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर. जो भी आता है लेवल जो आता है शुगर का, उसके हिसाब से हम वो इंसुलिन उनको देते हैं. Yes, Manisha ji. Any other questions, anybody? Okay. So, to sum up, like ultimately what, sir? Yeah, ultimately. I think his audio is not working. Yeah, his audio is not working. Yeah. This is linked to blood sugar. Yes, it is linked to blood sugar. Yes. Hyperglycemia जिसको हम बोलते हैं, मतलब sugar level going shooting up, shoot up of the sugar levels. Yes. Yes. So basically, this is ये एक फंगस है. लक्षण में साइनस का पेन, कफ, फीवर, हेडेक, नेजल कंजेशन, ये सारी चीजें, और शुगर लेवल बढ़ना, इम्यून सिस्टम. सो ये सारी चीजें का ख्याल रखना है. और सॉइल से लेके, गोबर से लेके एयरबॉर्न है, और इट कैन कम थ्रू रॉटन वुड एज वेल. नाउ लक्षण लाइक टिश्यूज ब्लैक हो जाना, ब्लिस्टर, फीवर, ये सारी चीजें उसमें हो सकती है. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके, किडनी से लेके, ब्रेन से लेके, it can damage everything. Yes. So it is so very dangerous, which अगर ये ट्रीट नहीं हुआ तो बहुत सीवियर है. सो शुरुआत में ही हाइजीन रखना बहुत जरूरी है, एंड केयर रखना, और अपने कोई भी थोड़ी सी भी खांसी या सर्दी या जुकाम हो जाए तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ही जरूरी है. यहाँ मैं एक संदेश देना चाहता हूँ. हाँ सर. कि जैसे मैंने बताया कि जो कचरा, कूड़ा जो होता है, हम जो डालते हैं, ये कचरे के डब्बे में हम डालते हैं, ठीक है, हम एजुकेटेड हैं, हम ये डालें, पर वो कवर्ड होना चाहिए. राइट. अगर वो कवर्ड नहीं है तो उसका यूज नहीं है फिर. इसलिए अगर आप देखेंगे कि बाहर के देशों में वो प्लास्टिक का थैली होता है और उसको पूरा वो बांध देते हैं, हमेशा कवर्ड होता है वो, इट इज नॉट एक्सपोज्ड. तो अगर अंदर उसमें जो सड़ा हुआ खाना है उसमें फंगस हो भी गया तो भी वो बाहर एयर में नहीं जाता है, वो स्पोर्स नहीं जाते हैं, इसके उड़ नहीं जाते हैं.
थैंक यू सर, बहुत ही मतलब ये इंफॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए कि छोटी सी चीज कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती है। तो इसके लिए अपने हमारे साथ समय निकाल के आप आए हो, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अगर किसी को भी संपर्क करना है डॉक्टर भालेराव जी से, तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर है 9823076375 और उनका ईमेल एड्रेस है bhalerav@gmail.com। सो अगर संपर्क करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप डॉक्टर भालेराव जी से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर भालेराव जी and all the members who have attended the meeting. Thank you and stay tuned with Manisha's My Mind Script. धन्यवाद मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद।